आप तमाम लोगों का इस बीच एक अहम अपडेट आपको दे दें। ओखला असेंबली में 11वें राउंड में वोटों की गिनती हो गई है और ओखला असेंबली के शाहीन बाग से अमानतुल्लाह खान 65,546 वोटों से आगे हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं अमानतुल्लाह खान, दिल्ली वक्फ बोर्ड के सदर भी हैं अमानतुल्लाह खान, और बीजेपी के ब्रह्म सिंह से 65,546 वोटों के बड़े मार्जिन से आगे चल रहे हैं। तो तमाम अपडेट जैसे कि हमने आपसे वादे किए थे लम्हा बलम्हा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम तरह की अहम चर्चाएं भी मुसलसल जारी हैं। हमारे साथ एक खास पैनल हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथी इमरान खान भी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त तमाम चर्चाओं में शामिल होने के लिए। इमरान साहब, इस बार की चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए पहले आप ही के पास मैं आना चाहती हूँ। यहाँ पर आपने बहुत बारीकी से एनालाइज किया है, तमाम तरह के शोज आपने किए दिल्ली असेंबली इलेक्शन के दौरान, और आपने ग्राउंड पर जाकर लोगों से बातचीत भी की है, ग्राउंड रिपोर्टिंग भी आपने की है। आपको क्या लगा फौरी तौर पर इमरान साहब की दिल्ली के अवाम ने इस बार दिल और दिमाग में किस सोच को रखा है जबकि लोग वोटिंग बूथ्स पर पहुंचे वोट डालने के लिए? सीधे तौर पर उन्होंने साफ तौर पर, हमने जितना लोगों से बात की थी और जो दिख रहा था, पहले से दिख रहा था कि लोग सेहत को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के सोच रहे हैं। और जो चीज़ें सीधे तौर पर जब हम बात करते थे 15-16 हज़ार से लेकर 20,000 रुपये कमाने वाला, महीना कमाने वाला जो शख्स है, जो बाहर से आया है दिल्ली में काम करने के लिए, जिसको दिल्ली ने रोजी रोटी दी है, रिजक दिया है, वो ये सोचता था कि अगर उसके 1200, 1500 या 800, 900 रुपये जो बिजली के बिल के कम हो रहे हैं, जो बहुत कम आता है या कभी कभी ज़ीरो भी हो जाता है, जो एक लिमिट है उसके अंदर अगर वो इस्तेमाल करता है तो उसको बड़ी राहत होती थी। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, मंदी की मार है, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, इन हालात में अगर उसकी जेब में 1200, 1500 से 2000 रुपए तक भी बच रहे हैं तो उसके लिए वो बड़ी बात थी। और वो ये सोचकर चल रहा था कि बाकी बातें एक तरफ, मेरा जेब पहले। तमाम लोगों से बात में हमें ये बात समझ में आ रही थी, और ये वो लोग भी थे जिन्होंने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था और दिल्ली में सातों की सातों सीटें बीजेपी को दी थी। लेकिन ये उड़ीसा की तरह सोच रहे थे, जैसे उड़ीसा में जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में हो रहे थे तो लोगों को पता था कि कहां पर हमें विधानसभा में किसको लाना है, लोकसभा में किसको लाना है। उस वक्त मोदी जी का भी चेहरा था। यहां भी दिल्ली के लोग उसी तरह से सोच रहे थे, क्लियर था, वो साफ था उनका विजन, इसमें कोई दो राय नहीं थी, कोई कंफ्यूजन भी नहीं था। जी ठीक है, आपने ये बड़ी बात भी थी। और राजीव रंजन साहब, आपको नहीं लगता कि ये नई बात भी थी आवाम के लिए कि इस तरह से लोगों को मुफ्त में ये बुनियादी सहूलत फराहम हो जाए? मुमताज जी, एक्चुअली ये जो एक नेचुरल सी बात होती है, एक जनरल सी बात होती है कि अगर लोगों को मुफ्त का कुछ भी मिलता है तो उसको लोग सबसे पहले लेना चाहते हैं। अभी भी आप देखते हैं जब मॉल में मुफ्त 1 के +2 1+2 लगाते हैं तो लोग वहां दौड़ जाते हैं। उनका परिणाम क्या होता है, उसमें क्वालिटी क्या मिलता है, उनको इसकी कोई राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही थी अपने मैनिफेस्टो में एज इट इज रखेंगे, सारा मुफ्त चलता रहेगा। नहीं, और गलत भी क्या है? नहीं, मैं गलत की बात नहीं कर रहा हूं। 2 रुपए किलो चावल छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सरकार देती थी, 2 रुपए किलो चावल, और भी 25 योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली सरकारें चलाती हैं फ्री का। तो ऐसा ना कहिए, सब चला, सब चला। इनके बयानवीर और बीजेपी के घोषित चेहरे अगर फ्री बांटेंगे वो राष्ट्रभक्ति है, और करेंगे तो वो देशद्रोही है। अरे अजय जी, आप इतना ज्यादा आप जीरो पे हो तो इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। और आपके पास किसी तरह के चेहरे नहीं है, क्योंकि अगर चेहरा होता तो आप जीरो को कम से कम ऑन कर लेते, इसलिए आप तो मत ही बोलो। ठीक है, एक मिनट राजीव रंजन साहब, तो ये मुफ्त में आम जनता को जिनसे टैक्स लेती है सरकार, अगर ये तमाम बुनियादी सहूलत फराहम करने की का ये जो कल्चर है, ये तमाम पार्टियां शुरू कर दें, तमाम सरकारें शुरू कर दें, तो इसमें गलत भी क्या है? नहीं, इसमें कहीं गलत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है या नहीं है, वो एक अलग बात है। चूंकि इसको इंप्लीमेंट किया आम आदमी पार्टी ने, उस पर वो काम कर रहा है। अगर कोई और, कांग्रेस ने भी बहुत सारे अपने मुद्दा लेकर आया कि मैं इस चीज को फ्री करूंगा, 300 से ज्यादा आपको बिजली दूंगा, इसका 10 क्या कहते हैं इंसेंटिव में तो वापस करूंगा। करिए उस चीज को निगेटिव। आप तो दिल्ली के लोगों को ही मुफ्तखोर घोषित करे दे रहे हैं। अरे भाई साहब, कांग्रेस का अजय जी, आप तो दिल्ली में आप जाएंगे तो पकड़ लेंगे लोग आपको। आप बिजली यूज करो, दिल्ली का अपमान कर रहे हैं आप यहाँ बैठकर। आप कर रहे हो। मैं अपील करता हूँ दिल्ली वालों से कि ऐसे अपमान करने वालों को पकड़ लें। नहीं, मैं राजीव जी, फ्री स्कूटी इलेक्ट्रिक वो फ्री दे रहा था दिल्ली, कौन फ्री देने वाला था? बीजेपी देने वाली थी। वो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था कि वो फ्री देंगे, लेकिन किसको देंगे उन्होंने वो डिफाइन किया था कि जिसका राजीव जी, एक सेकंड देखिए,
हम लोग अगर दिल्ली चुनाव को देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार ये चीज कहा कि मुफ्तखोरी को बढ़ावा देना बहुत अच्छी बात नहीं है। ये हमारे संजय सिंह क्या कह रहे हैं ये जरा सुन लेते हैं राहुल लाल साहब, फिर आपकी बात पूरी करवाएंगे। एनआरसी सीए होता है ही, लेकिन जो गाड़ी चल रहा है, जो सोशल एक अवनमन हो रहा है, वो सारे इकट्ठा होके दिल्ली के 2 करोड़ परिवार के लोगों ने बता दिया कि उसके बेटे के खिलाफ जो अमित शाह की शक्ति लगी, उनकी पूरी कैबिनेट लगी, 300 भाजपा के सांसद लगे, सारी सत्ता लग गई, पूरी की पूरी ताकत लग गई, 5-5 मुख्यमंत्री लगाए, कई पूर्व मुख्यमंत्री लगाए, सारी सत्ता, सारी पैसा, सारा ताकत, सारी नफरत उगलने के बाद दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने अपने परिवार के बेटे को प्रचंड बहुमत दिलाया। जी राहुल लाल साहब, अब आप अपनी बात पूरी करें। मैं कह रहा था कि देखिए, एक तरफ आप आलोचना करते हैं कि मुफ्तखोरी जो कि अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक है, कब तक कोई मुफ्तखोरी में कुछ दे सकता है, ये आलोचना था आम आदमी पार्टी का। लेकिन ये आलोचना कितना दोहरा रवैया से भरा हुआ था कि दिल्ली में तीनों पार्टियों ने, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस ने भी, चूंकि अगर अभी हम लोग चूंकि भारतीय जनता पार्टी इसकी आलोचना कर रही थी, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम आम आदमी पार्टी के जो भी वो फ्री में सुविधाएं दे रही हैं उसको तो हम जारी रखेंगे ही रखेंगे। साथ ही साथ स्कूटी बांटने की भी बड़ी घोषणा कर दी। कितनी बड़ी, देखिए हम लोगों को पता है कि लैपटॉप का, हम लोगों को याद है उत्तर प्रदेश का, अगर उस जमाने को याद करेंगे तो अखिलेश यादव के वापसी में लैपटॉप बांटने की योजना की स्कीम ने कितनी बड़ी खलबली मचाई थी। तो आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के लिए ये यहां तक आ गए। तो लोगों को देखिए क्या लगा कि ये कुछ बोल कुछ और रहे, कर कुछ और रहे, तो इससे आदमी कंफ्यूजन में भी आ गए। देखिए दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी सदैव बल देती है इस चीज के ऊपर, डबल इंजन की सरकार। यानी वो बार बार बता रहे थे कि केंद्र में भी हम ही हैं, और अगर दिल्ली में भी हम ही लोग आएंगे तो फिर केंद्र राज्य संबंधों में टकराव नहीं होगा। जबकि अगर आप ये लाइन कहते हैं तो ये फेडरल स्ट्रक्चर पे ही प्रहार है। केंद्र, राज्य सरकार अपने सीमा में काम करती है, केंद्र अपने समय में काम करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने उदाहरणों के द्वारा ऐसा कोई प्रमाण भी नहीं दे पाई कि वो डबल इंजन थ्योरी कहाँ काम कर रहा है, वो कहाँ पे दिख रहा है, उसके कोई आंकड़े नजर आए। हम लोग अगर गुजरात के आंकड़े देखते हैं तो उससे तो काफी ज्यादा विकास के आईने जो है कि हम लोग जम्मू कश्मीर का, जो पुराना जम्मू कश्मीर था, वहां के दिखते हैं। तो ये उस तरह का कोई उदाहरण भी जनता को नहीं दे पाए। और जबरन, मैं बार बार बोल रहा हूँ मुमताज जी कि ये राष्ट्रवाद ऐसा हो गया है कि लोग, हर कोई अब ये कह रहा है कि भाई राष्ट्रवादी देश से प्रेम हम सारे। राहुल लाल जी, एजुकेशन के शोबे में इतना बढ़िया काम हुआ है तो शिक्षा मंत्री दिल्ली के क्यों हार रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं, इसको भी समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सब तरफ एकदम एक तरफा जो है चीजें पसंद करने लगे हैं लोग। ठीक है, आम आदमी पार्टी को बेहतर मिल रहा है मौका, लेकिन आप ये भी तो देखिए मनीष सिसोदिया पीछे हैं, क्यों? देखिए, मैं पड़पड़गंज गया हूँ, मैं वहाँ पे इलेक्शंस के समय के पहले भी कई बार मुझे जाने का मौका लगा। तो ये मैं पहले से महसूस कर रहा था कि वहाँ पे जो कंपटीशन है वो काफ़ी टफ है। और मुझे व्यक्तिगत तौर पे जैसा लगा कि एक तरह से चूंकि वो पूरी दिल्ली की जिम्मेवारी संभाल रहे थे, और जिस तरह से वहाँ के लोगों की अपनी जो व्यक्तिगत अपेक्षाएं थी कि वो मिलें, उनसे मिल के उनको अपना दुख दर्द बताएं, शिकायत बताएं, तो एक तरह से दूसरे विधायकों के पास जिस तरह से ये मौके रहे, संभवतः ये उनके नहीं रहे। क्योंकि कई लोग बोल रहे थे कि हम लोग जाते हैं तो उनसे मिलना पहले जितना आसान होता था वो अब उतना आसान नहीं है। तो इस तरह से कई नाराजगियां छोटी छोटी मैंने वहां पे फील्ड में देखी थी लोगों की। और मैंने कई बार कई चैनलों पे कहा भी कि पड़पड़गंज में कांटे की टक्कर होगी, और मनीष सिसोदिया का मामला जो है कि वो काफी कांटे के टक्कर के बीच का वो परिणाम होगा वो। तो इसलिए ये इमरान साहब, एक बात मैं आपसे यहाँ समझना चाहती हूँ, क्योंकि आपने बहुत करीब से सियासी तज्जियाकारों को भी जाना और समझा है अपने शोज के जरिए। ये जिस सिलेक्टिव अप्रोच की बात अभी राहुल लाल साहब कर रहे थे, और आपने भी थोड़ी देर पहले की थी, कि ये सिलेक्टिव होने की जो सियासत है, आपको नहीं लगता कि अब वो ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं चल सकती हिंदुस्तान के अवाम के बीच? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मुमताज, चीजें यहां से बदलना शुरू होंगी। आप देखेंगे इसका असर आपको बिहार में भी दिखेगा, इसका असर आगे वेस्ट बंगाल के चुनाव में भी दिखेगा, और जहां जहां भी, और सभी को अपनी रणनीति, सभी को अपनी हिकमत अमली बदलनी पड़ेगी। आप सही कह रही हैं। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी भी अपनी हिकमत अमली बदलेगी, आप देखेंगी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी नए तरीके से विचार करके अब मैदान में आएगी। इतना आसान नहीं है, ढर्रा बदलना पड़ता है, और लोग चूंकि चीजों को पसंद नहीं कर रहे हैं तो आप ज्यादा दिन नहीं चला सकते। और लोगों को पता है लोकसभा, विधानसभा में, ग्राम पंचायत में, निकाय के चुनाव में अब फर्क होता है। वही जनता बहुत समझदार हो गई है, शानी हो गई है, उनको आइडिया है किसको कहां बैठाना है। आप उनको चला नहीं सकते, ये आप सबको समझना पड़ेगा। जी
अजय वर्मा साहब, आप इतने मुतमईन क्यों नजर आ रहे हैं? क्या इसलिए कि आपके पास खोने के लिए कुछ था नहीं तो आपको उस चीज की अब तकलीफ भी नहीं है, लेकिन क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है तो आपको लग रहा है कि शायद यही मुमताज, कांग्रेस हाईकमान से तो बयान आ गया है कि ये सांप्रदायिकता को हार हुई है, सांप्रदायिकता को कड़ी चोट पहुंची है आम आदमी पार्टी की जीत से। कांग्रेस तो खुद प्रवक्ता बनी फिर रही है आम आदमी पार्टी की, खुश होकर के। अजय जी मेरे शो में सुबह से यहाँ पर इस कदर खुश हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे अजय जी ने ही तीर मार लिया है। 0 लेकर आप बैठे हैं। आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, आप दिल्ली में 15 साल रहने वाले लोग हैं, आप लोगों को कोई एहसास ही नहीं। देखिए, आप अगर हम पहले 10 लिए होते और 0 आता तो आपको एहसास की बात करनी होती। हम तो देश के मूवमेंट्स पर आप ये समझ लीजिए, हमने काम करा, हमने चुनाव लड़ा, हमने मुद्दे उठाए, चीजें रखी। हम बांटने का और तोड़ने का काम नहीं करते। हम इस हिंदुस्तान को, एक राष्ट्र चाहते हैं। यहाँ विभिन्न जातियों में, कौमों में भटके लोग फिर भी एक सूत्र में गले की माला बने हुए हैं। इस हिंदुस्तान को, जो माला को जो तोड़ने का प्रयास करेगा, कांग्रेस पार्टी को ऐसी सत्ता नहीं चाहिए कि ये अगर जो माला टूट जाए और कमाल है। ये चुनाव आप खुद कह रहे हैं कि लोगों ने सेहत, शिक्षा, स्वास्थ्य और एजुकेशन और इसको लेकर के चुना है। तो फिर शीला दीक्षित जी ने तो इतना काम किया था, कांग्रेस पार्टी वो चीज लेकर क्यों नहीं गई लोगों के? ये काम पर अगर चुनाव हुआ तो आपने क्या किया? शीला जी ने, आप शाहीन बाग के समर्थन में जो है अपने बयान देते रहे। आपको लग रहा था कि बीजेपी जो दांव खेल रही है, हम भी कहीं ना कहीं उसका अपोजिट दांव खेल करके कुछ अपने फेवर में लोगों को कर ले। हम उस स्तर के दांव खेलते और ये काम उत्तर प्रदेश के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा करने की कोशिश कर रही है। सत्ता में है वो, देश की सरकार खेल रही है दांव। हम देखिए, शीला जी को अगर लोगों ने पसंद करा, पहले 5 साल के बाद दूसरे 5 साल दिए, फिर तीसरे 5। दिल्ली जैसी जगह 15 साल चीफ मिनिस्टर रहना, दिल्ली की जनता को सलाम हमने किया। तो उनके अच्छे कामों को लेकर इतना स्वर्णिम इतिहास रहा है 15 साल का। ये है, काम के वोट मिले, और उस वक्त भी कांग्रेस काम के वोट को लेकर ही जाती थी ना, काम के वोट को लेकर ही लोगों के बीच जाती थी और दिल्ली चुनती थी। कि दिल्ली चुनाव में किस तरह से बयानवीरों ने देश के, तो आप उनके ट्रैप में क्यों फंसे? हम नहीं ट्रैप में फंसे। आम आदमी पार्टी तो नहीं फंसी। शाहीन बाग, आम आदमी पार्टी नहीं फंसी। आम आदमी पार्टी ने आम आदमी पार्टी ने शाहीन बाग से किनारा रखा। तो देश की आम आदमी पार्टी ने आम आदमी पार्टी ने जहां बीजेपी जिस तरह के कार्ड खेली थी, आम आदमी पार्टी वापस उसको सेहत और शिक्षा पर लेकर आती थी, सड़क पर लेकर आती थी। कांग्रेस क्या कर रही थी? पुलिस देश की सरकार के पास थी, जिस दिन चाहती 1 घंटे में पूरे कश्मीर को 6 महीने बंधक बना दिया गया। पूरे देश ने और संसार ने देखा। दिल्ली तो, शाहीन बाग तो एक बहुत छोटा सा एरिया था, एक ही रोड बंद हुई थी। ये सोची समझी इस रणनीति के तहत ये काम चलाया गया। मेरा सवाल ये सर, कांग्रेस क्या नहीं थे? कांग्रेस ऐसे मुद्दे पर काम नहीं करती, ना चुनाव लड़ती, ना सत्ता चाहिए। तो जो मुद्दे आपको जरूरी है अजय साहब, उन्हीं पे आप, जो मुद्दे आम आदमी पार्टी लेकर चली थी आप वही ले रहे थे। आप उससे क्यों पीछे हटे? नहीं, हमने आपके पास हमने विकास की, हमने रोजगार की, छोटे व्यापार की, बेरोजगार की, काले धन की, हमने महिला सुरक्षा की, हमने बिजली की, ये सारी बातें रखी। ये जनता का मूड है। हम हमारे पास ईवीएम मशीन तो है नहीं कि हम उन्हें बदल मारेंगे। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी ने इस इंतखाब में खुद को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाकर पेश किया है। यहाँ पर 15 साल आप भी दिल्ली की हुकूमत पर काबिज रहे, लेकिन इसके बावजूद इसके दूरगामी असर समझते हैं। अब जहां आम आदमी पार्टी जाएगी वहां कांग्रेस को नुकसान होगा। ये मुकाबला बीजेपी कांग्रेस होने की, हमेशा बीजेपी कांग्रेस की, बीजेपी आम आदमी होने की कोशिश होगी। हर स्टेट्स का अपना अलग अलग मुद्दे होते हैं, अलग अलग ट्रेंड्स होते हैं, अलग भौगोलिक स्थिति होती है, अलग वहां की जलवायु होती है हर स्टेट्स की। तो कांग्रेस पार्टी मजबूत थी, मजबूत है, मजबूत रहेगी, इसमें कोई डाउट इसलिए नहीं माने। फिर शिवसेना के साथ भी सरकार बनाना पड़े और चाहे फिर कहीं और किसी के साथ सरकार बनाना पड़े। देखिए, हमने वहां, हमारा कोई प्रयास नहीं था। जब ये देखा कि एक बहुत बड़े बयानवीर लोग बिल्कुल विकास के नाम पर सब कुछ भूले बैठे हैं, तो दूसरी रियासतों में भी आ जाएंगे बयानवीर साहब। तो बयानवीर तो इनकी सत्ता है देश में। मैं बोलना चाहूंगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो यहाँ पे घटनाक्रम है कि बार बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस, देखिए कांग्रेस का 4% वोट प्रतिशत दिल्ली में आना, मैंने पहले भी कहा कि ये एक आश्चर्यजनक चीज है। और ये बिल्कुल सोची समझी पर्दे के पीछे का स्ट्रेटजी है इमरान साहब। कांग्रेस जैसे ही मजबूत होती तो बीजेपी के वोट प्रतिशत बढ़ जाते, वो सीटें, वो वोट बढ़ते और बीजेपी को सीधा लाभ मिलता। कांग्रेस ने त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे को सपोर्ट कर दिया। बीजेपी को रोकने के लिए ये सीधे सीधे किया गया एक प्रयास। नहीं तो कांग्रेस 4% पे कभी नहीं आती। अभी भी अगर हम लोग दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है, सारे मेट्रो से लेकर तमाम तरह की चीजें, उनको देखकर शीला दीक्षित की यादें जरूर आती हैं।
कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया भी, अगर हम लोग देखें तो बिल्कुल आखिरी चरण में कांग्रेस ने कहा कि हम शीला दीक्षित की दिल्ली हम बनाना चाहते हैं, लेकिन स्पष्ट है कि उनका चुनाव कैंपेन भी काफी सीमित था, ठंडा था, छोटा था, कुछ क्षेत्र विशेष तक सीमित था। तो कांग्रेस 0 है और कांग्रेस का 4% मत प्रतिशत ये ऐतिहासिक रूप से सबसे कम है। फिर भी कांग्रेस में ऊपर से लेकर नीचे तक खुशी दिख रही है, उसका दुख नहीं है। तो ये एक रणनीति का हिस्सा था, इसी कारण से हम लोग ये बयान भी देख पा रहे हैं। चूंकि देखिए विपक्ष किस रूप में ले रहा है इसको, चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक अपराजय शक्ति के रूप में देखी जा रही थी कि जहां पे होम मिनिस्टर साहब जो रणनीति बनाते हैं वो बिल्कुल अभेद्य होता है, उसको कोई भेद नहीं सकता। तो उसके पहले तो उसकी किलेबंदी जो है कि वो टूटी, वो एक तरह से हम लोगों ने देखा, महाराष्ट्र में हम लोगों ने देखा, फिर झारखंड में भी जिस तरह से पूरे कैंपेन चला वो वहां पे भी हुआ, और अब हम लोग दिल्ली भी देख रहे हैं। तो विपक्ष का प्रयास ये है कि किसी भी तरह से वैसी रणनीति को बनाया जाए जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सके, और इसका बहुत ही दूरगामी प्रभाव बिहार और आगे आने वाले पश्चिम बंगाल के चुनावों में भी दिखेगा। अगर क्षेत्रीय पार्टियों के साथ कांग्रेस इस स्तर पर तालमेल करती है, पर्दे के आगे या पर्दे के पीछे, भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल सोचना पड़ेगा कि वो अब इससे कैसे निकले। जी, और राजीव रंजन साहब, बीजेपी को और क्या सोचना पड़ेगा इसके अलावा कि वो इस तरह के बयानात से परहेज करें जो दिल्ली इलेक्शन में देखने को मिले, इस तरह के मुद्दों से परहेज करें जो दिल्ली इलेक्शन में उन्होंने चलाने की कोशिश की, इसके अलावा वो और कौन सी चीजें जिनका ख्याल रखें आगे जब भी अपने हिकमत अमली बनाएं, जब भी अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं किसी इलेक्शन में उतरने के लिए? देखिए मुमताज जी, उनका स्थानीय मुद्दा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो अजय जी भी कह रहे थे कि राहुल जी भी, कि स्थानीय मुद्दा के बिना, जो कि अलग अलग इलेक्शन का सारा क्राइटेरिया होता है, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, या फिर एमसीडी का हो, या परिषद का हो, तो अगर आप स्थानीय मुद्दा के साथ नहीं जाते हैं क्षेत्र में तो जनता फिर पूछती है, और जनता चूंकि अलग अलग नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व को चाहती है और पसंद करती है, उसके अकॉर्डिंगली वो वोटिंग करती है, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करती है। तो उनके पास जो स्थानीय मुद्दा तो जरूर होना चाहिए। स्थानीय मुद्दा ऐसा होना चाहिए जो कि टेम्परेरी नहीं होना चाहिए। एक जो होता है कि कोई टेम्परेरी स्थानीय मुद्दा लाकर और वोटिंग अपने फेवर में कर लिया, फिर उसके बाद उसको भुला गए, तो एक परमानेंट स्थानीय मुद्दा को लाना पड़ेगा। ये बात निश्चित रूप से मैं अजय जी का भी मानता हूं कि जो भौगोलिक स्थिति होती है, और जहां विधानसभा का जब इलेक्शन होता है तो वहां का भौगोलिक स्थिति बहुत ही मायने रखता है, वहां का स्थानीय मुद्दा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उससे परे रहेंगे, आप स्थानीय मुद्दा को ध्यान में नहीं रखेंगे, ठीक है एक राष्ट्रीय मुद्दा होगी, बट स्थानीय मुद्दा को आपको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। स्थानीय लोगों को जो लाभ देना है, जो वहां के लोग विधानसभा में अगर रह रहे हैं तो उनको जो लाभ, व्यक्तिगत लाभ और जो डायरेक्ट जिसको कहते हैं कि बेनिफिट मिलना चाहिए, तो वो दिखना चाहिए कि इनको ये लाभ मिल रहा है, और सारे जो नेता हैं वो उसके साथ खड़े होकर अपने विधानसभा के लिए, क्षेत्र के लिए और वहां के जनता के लिए काम कर रहे हैं। वहां पे जो एक नेतृत्व, कुशल नेतृत्व का भी होना बहुत ही जरूरी होता है। अगर किसी भी इलेक्शन के जीत और हार में आप देखते हैं कि अगर कुशल नेतृत्व नहीं है तो नेतृत्व के बिना मुखिया के आप समझ सकते हैं कि किसी भी हम क्रिकेट को जीत नहीं सकते हैं, तो उसकी भी बहुत जरूरत होती है। कार्यशैली जो है, अगर आपकी कार्यशैली, आपको दिखाना पड़ेगा कि हमारी कार्यशैली क्या रहेगी। अब ऐसा नहीं कि आप कार्यशैली केवल एसी रूम तक जाके वो सिमट जाए, आपको एसी रूम से अगर बाहर जाते हैं फिर वो केवल आप एजेंडा अपने रूम में बनाते हैं, रूम में बनाने के बाद इंप्लीमेंट नहीं करती है, तो जनता वो देखती है। हम आप फिर जब उनके पास मिलने जाते हैं, उनका जब अटैचमेंट नहीं होता है, वो हमसे इंटरेक्ट नहीं होते हैं, हमारी बातें सुनते नहीं है, तो फिर हम उस समय बोल के आते हैं लीडरान का जमीन पर उतरना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इमरान साहब, आपको लगता है बीजेपी ने चेहरा ना देकर, और अगर किसी को आगे किया भी, रियासती सदर के तौर पर मनोज तिवारी साहब को आगे उन्होंने रखा, और उन्होंने भी बहुत इमैच्योरिटी से काम लिया इस पूरे इलेक्शन में, इसमें कोई दो राय कहीं पर भी नहीं है। तो ये जो चेहरा ना देकर और ऐसे नुमाइंदों को चेहरा बनाकर लेकर आना जो लोगों से सीधे तौर पर ये वाली हिकमत अमली भी अब सीधे तौर पर भी सोचने की जरूरत है। जी बिल्कुल, अब बदलनी पड़ेगी आगे के लिए, आगे जो इलेक्शंस होंगे, क्योंकि अभी तक यही देखा जा रहा था कि और उससे नुकसान भी हो रहा है कि वजीर आजम मोदी और अमित शाह है ना, वो है तो मुमकिन है उनके चेहरे पर हम लड़ लेंगे, उसके बाद मेजॉरिटी आती है तो फिर किसी नए को, आपने अक्सर देखा होगा कोई एक ऐसा चेहरा लेकर आया था सामने
जिसको लोग नहीं जानते हैं या जो पसंद होता है आला कमान की, और सीधे तौर पर सबको खामोश हो जाना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। बाकी लोग भी भारतीय जनता पार्टी में अगर काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो भी राजनीति कर रहे हैं, उनको भी अपने लोगों को जवाब देना पड़ता है। वो करें तो किसके लिए काम करें, बहुत सारी चीजें होती हैं और उनका मनोबल भी गिरता है। आपके पास चेहरा नहीं होता है, आपको सिर्फ एक चेहरे से इससे काम नहीं चलता और एक लंबे वक्त तक नहीं चलता है। वजीर आजम ठीक है, बड़ा चेहरा है और उनका इस्तेमाल लोकसभा के चुनाव में होता है और उसमें भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त कामयाबी भी मिली, लेकिन हर जगह वो चीज चल जाए ये मुमकिन नहीं है। स्थानीय लोग भी अपने हीरो चुनते हैं। हर लीडर में लोग अपना हीरो देखते हैं, अपना लीडर। जो मकामी लीडरान होते हैं जिन्होंने 5 साल मेहनत की होती है कि आइंदा इलेक्शन में उनका एक अहम रोल होने वाला है, वो एकदम से दरकिनार हो जाते हैं और फिर कोई नई चेहरा सामने आ जाता है, तो उन लोगों का भी विजय गोयल, डॉक्टर हर्षवर्धन, ये बहुत और वो उस तरीके से पुराने घिसे हुए लोग हैं, इनको आप से नजरअंदाज करके कैसे आप बिल्कुल साथ नहीं दे पाते हैं वो उन लीडरान का जिन्हें मुंतखब करके पार्टी आला कमान भेज देते हैं अचानक से लोगों के बीच में।